हेलो दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 12th का कड़वा का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, पहले शुरू जिस तरह से पहले हम आपको बताते आ रहे हैं। ठीक है, पहले जीवन परिचय करेंगे, लेखक के बारे में जानेंगे क्या है क्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको जितना भी इससे रिलेटेड जो है कार्य इसका जीवन परिचय कराएंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, अगर इसका व्याख्या देखना चाहते हैं तो आप दूसरा वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इसका व्याख्या अगर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा। ठीक है, और कड़वा कोला व्याख्या देख लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ से आपको जीवन परिचय लेखक परिचय कराते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो मलिक मोहम्मद जैसी का जो जन्म हुआ, देखिए इस लेखक का जो जन्म होता है पूर्णतः नहीं बताया गया। ठीक है, अनुमान लगा के बताया गया कि अनुमान लगाया जाता है कि इसका जन्म हुआ है 492 ईस्वी में। ठीक है, इनका कोई निश्चित नहीं है, और अनुमान लगाया जाता है कि 448 ईस्वी में इसका मतलब निदान हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता लगाना होगा। ठीक है, कार्य जीवन का परिचय देख रहे हैं, तो इसका जो जन्म हुआ है अनुमान लगाया गया है, अनुमानता है कि 492 में जन्म हुआ और निदान हो गया 548 में। ठीक है, इनका निवास के स्थान का बात करें तो उत्तर प्रदेश के एक कब्र अमेठी पड़ता है। ठीक है, कब्र अमेठी, वहीं पर इसका है जायस। ठीक है, जायस वहीं पर इनका निवास स्थान है। ठीक है, अच्छा इनके बात करें पिताजी का नाम। ठीक है, इनके पिताजी का नाम है मालिक शेख ममरेज। ठीक है, जो कि मालिक जो है राजे अशरफ है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इनके गुरु का नाम बात करें तो सूफी संत शेख मेहदी और सैयद अशरफ जहांगीर है। अच्छा बचपन में ही वृत्ति की बात करें तब बचपन में ही अनाथ हो गए थे और साधु फकीर के साथ भटकते हुए बचपन बिता। जैसी में किसानी थे। ठीक है, बचपन में जब थे तो इसने किसानी के ही काम किए थे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की बात करें। ठीक है, अच्छा व्यक्तित्व की बात करें तो यह रूपहीन है। ठीक है, रूपहीन होने का कारण है कि इनको एक बीमारी हो जाता है, वह हो जाता है चेचक। ठीक है, जो कि आँख को भी और कान को भी, ठीक है, एक कान और एक आँख से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसे जो है एक कान और एक आँख से वंचित हो जाते हैं। अच्छा इसके बाद करें कृतियाँ को कौन कौन से लिखे हैं, तब पद्मावत लिखे हैं, अखारवट लिखे हैं और आखिरी कलाम लिखे। ठीक है, और चित्र रेखा लिखे हैं, कहारनामा और कान्हावत, मसालनामा इत्यादि लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी लिखे हैं चंपावत, होलीनामा, इतरवावत, ठीक है, आदि कृतियाँ भी है। चलिए इसके बात करें तो इस कवि को जो है मलिक मोहम्मद जैसी को जो है प्रेम की पीर कहा जाता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम की पीर कहा जाता है। अच्छा ये जो है कवि निर्गुण भक्ति धारा के कवि, कैसे भक्ति धारा, तब निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी शाखा के प्रति, ठीक है, प्रेम मार्ग शाखा के कवि हैं। अच्छा मलिक मोहम्मद जैसे कि कुल कितनी रचना है, तो 21 रचना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम में देखिए यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, कि प्रेम का पीर किस कवि को कहा जाता है, तो आपको याद रखना होगा मलिक मोहम्मद जैसे। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसे। अच्छा ये जो है निर्गुण भक्ति धारा के भी कवि है। इसके अलावा बात करें तो इसने 21 रचना की है। अच्छा इस कहानी में जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, कड़बक में, तो इसमें जो है चित्तौड़गढ़ के राजा जो होते हैं रत्ना सेन। ठीक है, रत्न सेन और सिंघाल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा के बारे में बताया गया है। बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ के राजा थे रत्न सेन। ठीक है, और सिंघाल द्वीप की एक राजकुमारी थी पद्मावती, दोनों की प्रेम कथा होती है। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका जो आप देख रहे हैं तो इसका व्याख्या देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पूरा व्याख्या मिलेगा। ठीक है, जहाँ पर आपको कहानी मिला था, ठीक है, मतलब उसने कहा था और बातचीत जो कहानी आपने पढ़े वहीं प्लेलिस्ट में आपको इसका भी मिल जाएगा, क्या चीज व्याख्या मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ने कहते हैं कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना किस दर्पण से की है। ठीक है, दर्पण से क्यों की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से क्यों की है, तो उत्तर में हो जाएगा कवि ने अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से इसलिए की है
क्योंकि जिस प्रकार दर्पण स्वच्छ और निर्मल होता है, ठीक उसी प्रकार कवि का स्वभाव स्वच्छ और निर्मल है। ठीक है, क्योंकि कवि के जो आंखें और एक कान जो होती है चले जाती हैं। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से दर्पण स्वच्छ और निर्मल होते हैं, ठीक है, साफ सुथरा और क्या होते हैं, निर्मल होते हैं, ठीक उसी प्रकार जो कवि का स्वभाव स्वच्छ और क्या है, निर्मल है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन में से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में हो जाएगा पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति का जीवन संघर्ष से नहीं गुजरता है तब तक उसका गुण प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, देखिए समझ गए। तो यहाँ देखिए कलंक बताया गया है। ठीक है, चंद्रमा में दाग रहते हुए भी वह संसार का प्रकाशित करता है। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी ने कहा है कि भगवान ने तो हमें धरती पर भेजे हैं, परंतु जो है पूर्ण रूप नहीं करके भेजे। ठीक है, हमें दाग लगा दिए। इसी तरह से जैसे कि अगर चंद्रमा तो सबको प्रकाशित करते हैं, परंतु उसमें खुद क्या है, दाग है। तो उसी कारण चंद्रमा में दाग रहते हुए भी वह संसार को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, अच्छा, कांच का यहाँ पर अर्थ होता है कि जब तक सोना को दरिया में तपाया नहीं जाता है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसे कि जब तक व्यक्ति को नहीं तपेगा, न जब तक दरिया में नहीं तपाया जाएगा, वह जो शुद्ध व्यक्ति नहीं बनेगा। तो यहाँ पर कांच का अर्थ हो रहा है कि जब तक सोना को दरिया में तपाया नहीं जाता है तब तक वह शुद्ध सोना नहीं बनता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से देखिए आपको कंचन है। ठीक है, कंचन का अर्थ होता है कि जब तक शंकर के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट नहीं किया गया तब तक वह सोने का नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पर बताया जाता है कंचन का मतलब कि जब तक शंकर के त्रिशूल से, ठीक है, शंकर के त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट नहीं किया गया तब तक वह जो सोने का नहीं हुआ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं कि पहले क्या है, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। ठीक है, पहले कड़बक में व्यंजित जायसी के आत्मविश्वास का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो कहते हैं पहले कड़बक में मलिक मोहम्मद जायसी अपने आत्मविश्वास का परिचय देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की पहचान उसकी सुंदरता नहीं बल्कि उनके गुण के माध्यम से होते। ठीक है, मलिक मोहम्मद ने पहले कड़बक में परिचय दिया है कि मनुष्य की जो पहचान होती है उसकी सुंदरता से नहीं होती है बल्कि उसके गुणों से पहचानी जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि कवि ने किस रूप में स्वयं को आद रखने की इच्छा व्यक्त की, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कवि ने किस रूप में स्वयं को आद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है। ठीक है, उनकी इस इच्छा का मर्म बताइए। तो उत्तर में आपको हो जाएगा, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल के मर जाने के बाद भी उसमें सुगंध रह जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मर जाने के बाद भी उसकी कीर्ति इस संसार में रह जाती है और उस कीर्ति के माध्यम से लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति जो जैसा करते हैं उसके मरने के बाद ही इस संसार में पहचाने जाते हैं, उनकी अच्छे और बुरे कर्मों की कीर्ति का संसार में रह जाते हैं। ठीक है, व्यक्ति तो मर जाते हैं। उसी तरह से कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार फूल के मर जाने से फूल तो मर जाते हैं परंतु उससे जो इत्र निकाले जाते हैं, सुगंध, फूल के मर जाने से भी क्या उसमें रहते जाते हैं, सुगंध रह जाते हैं। ठीक है, फूल के मर जाने के बाद भी उसमें क्या रह जाते हैं, सुगंध रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के मर जाने के बाद भी उसकी कीर्ति संसार में रह जाती है, उस कीर्ति के माध्यम से लोग उन्हें याद करते हैं। ठीक है, उस कीर्ति के माध्यम से लोग उन्हें याद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि भाव स्पष्ट करें। ठीक है, लौ लही अम्बही डम्भा ना होई तौ लही सुगंध बसाई ना सोई। ठीक है, तो इसका जो है आपको व्याख्या करना है। कहते हैं प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित
महाकाव्य पद्मावत से लिया गया। ठीक है, कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं लगता है तब तक आम में सुगंध का वास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं, कवि कहते हैं कि जब तक आम में मंजर, देखते हैं छोटा छोटा गो रह जाता है। ठीक है, मंजरा जाता है, जब तक वही कह रहे हैं कि जब तक आम में मंजर नहीं लगता है तब तक आम में सुगंध नहीं होता। आम बनेगा कहाँ से? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कि रक्त कैलेही का अर्थ है क्या है? ठीक है, रक्त कैलेही का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको उत्तर में कि रक्त के, देखिए रक्त देखिए का पूरा लिखा गया। ठीक है, तो र आधा क आता। ठीक है, रक्त कैलेही का अर्थ है खून का लेप। ठीक है, खून का लेप कहिए या खून का गेंद कहिए। अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने इस महाकाव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है। ठीक है, रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और इसे अपने आंसुओं के जल से भिगोया। ठीक है, और अपने आंसुओं के जल से क्या किया? भिगोया है, आंसू के जल से भिगोया है और रक्त के जो है ले लगाकर जोड़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, आपका आंसर तो आगे कहते मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा। यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ठीक है, देखिएगा मोहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, यहाँ कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखिए उत्तर हो जाएगा कि कवि जो है क्या है? कवि जोरी शब्द का प्रयोग जोड़ने के लिए किया है। ठीक है, अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना एक एक शब्द जोड़कर जोड़-जड़ कर किया है। ठीक है, देखिए कवि जो है जोरी शब्द का प्रयोग जोड़ने के लिए किया। ठीक है, जोड़ने के लिए किया है, अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य की रचना एक एक शब्द जोड़ जोड़ कर किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि दूसरे कड़वक। ठीक है, दूसरे कड़वक का भाव सुंदर स्पष्ट करे। ठीक है, दूसरे कड़वक का भाव सुंदर स्पष्ट करे। उत्तर में हो जाएगा दूसरे कड़वक के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैंने इस काव्य को रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीत को आंसुओं के जल से भिगोया है। मैंने यह जानकर इस काव्य की रचना की है कि जिस प्रकार से आज इस संसार में राजा रत्नासेन, अलाउद्दीन खिलजी पूरा नाम होगा, राघव चेतना, ठीक है, पद्मावती रानी, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन उनके यश की कहानी आज भी गाई जाती है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार मेरे नहीं रहने के बाद भी यह महाकाव्य जो है मेरे निशानी है। महाकाव्य जो के है मेरे निशानी है, ठीक जो है मेरे क्या निशानी के रूप में रहेगा, क्योंकि फूल के तोड़ लेने के बाद भी उसकी खुशबू समाप्त नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के नहीं रहने पर भी उसका कर्म समाप्त नहीं होता। यहाँ पर कितना अच्छा मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे हैं कि देखिए दूसरे कड़वा का जो भाव कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पर राजा महाराजा आए, ठीक है, उनमें से थे रत्नाकर, ठीक है, संसार में देखिए रत्नासेन जो थे ये पद्मावती का क्या था, प्रेम कथा के बारे में बताया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी इससे जो है इसकी सुंदरता को मोहित हो जाते हैं, ठीक है, और चित्तौड़ा में जो है आक्रमण कर देते हैं। और उसके बाद जो पता चलता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती की खूबसूरती से मोहित हो जाते हैं और इनकी जो राजमहल होते हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं। परंतु जब पता चलता है कि इसको पाने के लिए ही लड़ाई किया था, ठीक है, परंतु पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो बम का जो गोला फेंकता है, ठीक है, बारूद का गोला, परंतु इसके जो दीवार होती है पद्मावती की दीवार टकरा के इसको लग जाता है तो बेचारा ही मर जाता है। ठीक है, जिसके कारण से जब नौकरानी से पता चलता है कि मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी मर गया है तो इस जो खुदकुशी कर लेते, ठीक है। फिर भी मर जाने के बाद भी इनका क्या होता है कि इनका कहानी अभी भी अमर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 और आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि व्याख्या करे कि, ठीक है, व्याख्या करे धनी सौ पुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पै मरे ना बसु। ठीक है, धनी सौ पुरुष
जस कीर्ति जसु फूल मरे पर पै मारे न बसु। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा रचित महाकाव्य पद्मावत से लिया गया है। कवि कहते हैं कि धन्य है वह पुरुष जिसकी कीर्ति, कीर्ति मतलब यश, इस संसार में गाई जाती है। जिस प्रकार फूल को तोड़ लेने के बाद भी उसकी खुशबू समाप्त नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के नहीं रहने पर भी उसका कर्म समाप्त नहीं होता। ठीक है, मनुष्य के नहीं रहने पर भी उसका कर्म समाप्त नहीं होता है। तो चलिए, क्वेश्चन जो था कड़वक चैप्टर जो था मलिक मोहम्मद जैसी का समाप्त हुआ। क्वेश्चन आंसर और इसका लेखक परिचय। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।